नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हमने क्रिटिकल थिंकिंग में अभी कल से चालू किया है। कुछ दो किताबें जापान के ऊपर। ये रणदीप साहू है हमारे, जो मैंने बताए थे। आर्मी से रिटायर्ड है, ये आर्मी ऑफिसर थे। और ये इनके बारे में थोड़ा और मैं बता दूं। ये इंटेलिजेंस में थे, आर्मी इंटेलिजेंस को। तो आप समझते हैं इंटेलिजेंस थोड़ा कोर मतलब इंफॉर्मेशन लेना। जब सर्विस में होते हैं इन लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ट्रेनिंग अलग दिया जाता है। लोगों से घुल मिल जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कई बार ये अपने ड्यूटी में सिविल कपड़े में भी घूमते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो स्ट्रैटेजी में काम करता है। तो हो सकता है ये जो इनमें जो ये क्वालिफिकेशन है, या ये जो एक प्रकार से ऑब्जर्व करना पड़ता अलग अलग पॉपुलेशन को, अलग अलग लोगों को। तो ये काफी ट्रैवल करते हैं अभी। और राइटर हैं ये, बहुत अच्छा लिखते हैं अलग अलग। और ये जापान के दो किताबें इन्होंने लिखे हैं, हमने लास्ट टाइम बताए थे। एक जापान पैरालेक्स और एक बोरोड आइलैंड्स। और हमने पहले भी बताया था, इनके किताब में एक एटमॉस्फियर आता है एक प्रकार से। हम कई बार इन्होंने भी बहुत कम शब्द यूज किए हैं। अपना जो अनुभव जापान में जो नैरेटिव लिखा है, वर्ड्स इन्होंने अंग्रेजी है, अंग्रेजी में लिखे हैं। और बहुत ही, और कुछ जापानीज वर्ड्स भी हैं जो कि हमको महसूस होता है। और उसको अगर हम हिंदी में करेंगे तो कई चीजें शायद हम ठीक से ना कर पाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अ, पिछले बार हमने बताया था कैसे जापान में लोग इम्परफेक्शन को ये नहीं समझते, बुरा नहीं समझते। वो एक उसको भी परफेक्ट बना देते हैं एक प्रकार से। इम्परफेक्शन से जैसे कोई क्रैक हो जाता है, उसका जो जॉइनिंग करते हैं, गोल्ड लाइनिंग, प्लेटिनम लाइटिंग, सिल्वर लाइनिंग, वो चमकता है। वो एक प्रकार से फिलॉसफी है कि अपने जो भी क्रैक्स है उसको छुपाना नहीं चाहिए। उसको और अच्छे से, उसको हम डिफीट इनटू विक्ट्री एक प्रकार से। एंड्योरेंस, लॉन्ग लास्टिंग। और दोनों भावनाएं आता है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होता है, पर कुछ भाव परमानेंट रह जाते हैं। तो अभी आज हम इनका किताब से कुछ अंश पढ़ रहे हैं, जो कि जापान का रूरल अर्बन डिवाइड, सब कल्चर्स। और ये सभी कंट्रीज फेस कर रहे हैं, जापान, चाइना, इंडिया। गांव का अलग एक प्रकार से, और गांव छोड़ के माइग्रेशन बहुत हो रहा है शहर की तरफ। तो इसके ऊपर जापान का भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है जाके। जापान के रूरल एरिया में गए, अर्बन एरिया में तो घूमे ही है। और अर्बन एरिया रूरल एरिया में जो फर्क देखा है, और जो वहाँ माइग्रेशन का जो एक प्रकार से लोगों में सोसाइटी का जो डिसरप्शन होता है, उसके बारे में लिखा है। और कैसे रूरल एरिया धीरे धीरे एज होते जा रहे हैं। जैसे हमारा एज होता है, हमारे ये चले जाते हैं चमक धमक या हमारे कैपेबिलिटीज, वैसे रूरल एरियाज भी वहाँ पे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। मैं उन्हीं के किताब से थोड़ा कोशिश करता हूँ। उनका टाइटल है जापान रूरल अर्बन डिवाइड, सब कल्चर्स, कल्चर के बीच के सब कल्चर। सिटी लाइट्स ग्लीमिंग, शहर में तो चमक धमक है, और दूसरे तरफ शटर्ड फार्म हाउस
विंडो कैचेस द लास्ट डस्क। जो रूरल बड़े बड़े फार्म हाउसेस है, घर है गांव के, वो धीरे धीरे खाली पड़े हैं, शटर्ड है। द टू जापान्स, दो जापान है। एट ट्वाइलाइट, जब शाम के समय, टावर्स ऑफ मारुनौची, मारुनौची कोई शहरी इलाका होगा, फील अ यूनिवर्स अवे फ्रॉम द wind swept fields of Tottori or the cedar lined slopes of Shikoku। ये टोटोरी और शिकोकू ये कुछ रूरल एरियाज होंगे। तो ऐसे लग रहा है कि जब शाम होता है, अब ऐसे गांव में, जापान में ऐसे लगेंगे वो बहुत दूर कहीं चमक धमक है शहर का। और जो विजिटर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, जो टोक्यो में जाते हैं, क्योटो में जाते हैं, ओसाका में जाते हैं, हिरोशिमा में जाते हैं, ये बड़े बड़े शहर हैं उनके। तो जापान ऐसे लगता है कि एक सीमलेस है। सीमलेस मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक ही जैसा लगते हैं, बड़े बड़े शहर सब एक जैसे लगते हैं। स्पॉटलेस स्टेशंस, साफ सफाई बहुत है। रेलवे स्टेशंस, ट्रेन्स, साइलेंट ट्रेन्स, आवाज नहीं होता वहाँ ट्रेन्स में। हमारे यहाँ जैसे ट्रेन में भोपू वोपू, वहाँ सब सिग्नल से होता है। परफेक्ट ऑर्डर में सब लाइन में खड़े होते हैं वहाँ क्यू में। तो वहाँ हमारे जैसे धक्का धक्की नहीं होते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं जापानीज लोग। और कहते हैं अगर आप, अगर शहर से गांव की तरफ चले गए, स्टेप ऑफ द मेन लाइंस इनटू स्मॉलर प्रीफेक्चर्स, सिटी से दूर निकल गए आप, हाफ फॉरगॉटन विलेजेस, गांव की तरफ आज भूल गए जिसको लोग, दूसरा जापान आता है। ओल्डर, उम्र हो गया उसका, क्वाइटर, शांति, एंड फ्रेइंग एट द एजेस। फ्रेइंग एट द एजेस माने पुराना कपड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा फटने लगता है, वैसे गांव का हालत है। पुराने कपड़े जो, कपड़े के किनारे थोड़े थोड़े ये होते रहते हैं, फटते रहते हैं। और ये कहते हैं ये खाली जापान का स्टोरी नहीं है, हमारे देश में भी हम देखते हैं। रूरल एरिया से अर्बन शहरों की तरफ नौकरी के लिए यंग लोग आ जाते हैं, और उनके एजिंग पेरेंट्स वगैरह को गांव में छोड़ के आ जाते हैं, गांव पीछे रह जाता है। और बोलते अगर जापान में ये कंट्रास्ट और शार्प दिखता है। वन जापान मूव्स विथ हाइपर मॉडर्न रिदम, एक जापान बहुत मॉडर्न चलता है, जो सिटी का जापान है बहुत डेवलप हो गया। आपको मालूम ही है जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत हार्ड वर्किंग हो गया, और सिटीज विटीज बहुत अच्छे डेवलप हो गए, बुलेट ट्रेन वगैरह सब वहाँ से ही आता है। तो हाइपर मॉडर्न हो गए हैं। हमारे यहाँ भी है अर्बन रूरल डिफरेंस, पर जापान में बोलते हैं ज्यादा नजर आता है। गांव वैसे के वैसे ही रह गए जापान में, और शहर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो वो कहते हैं शहर हाइपर मॉडर्न है वो, जापानी शहर, और रिदम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और जो गांव है वह स्लो, और उम्र में जैसे लोग धीरे चलते हैं ऐसे गांव और धीरे चल रहा है। ये मतलब इन्होंने, वही मैं कह रहा ना, इनका महसूस आप कर सकते हैं कि एक तरफ जैसे यंग डायनामिक, और दूसरे तरफ एजेड, जैसे ह्यूमैनिटी, इंसान, यंग लोग के पास, और एज जैसे जैसे एज होता है तो ऐसे उनके पूरे के पूरे जो गांव है रूरल एरियाज वो ऐसे हो रहे हैं, स्लो हो रहा है उम्र के साथ। जैसे जैसे उम्र हो रहा गांव का वो और स्लो हो रहा है, और सिटी उनके फास्ट चल रहे हैं। ग्रेट माइग्रेशन, ग्रेट, ये एक सामाजिक ये है जो हम सब देशों में, पोस्ट वार जापान वही सेकेंड बहुत स्पीड में अर्बनाइज हुआ। 1950s ऑनवर्ड्स मिलियंस लेफ्ट फैमिली फार्म्स, अपने खेतों को, जो फैमिली के
फार्म थे, छोड़ के टोक्यो, ओसाका, नागोया, ये सब बड़े बड़े शहर में आ गए। टुडे टोक्यो रीजन अकाउंट्स फॉर थर्ड ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन। एक तिहाई लोग टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं, इतना माइग्रेशन है टोक्यो की तरफ। जो लोग यंग हैं, वो वो जो खींच है, शहर का खींच है, उसको रोकना मुश्किल है। स्कूल के लिए, नौकरी के लिए, कल्चर के लिए, लाइफ इटसेल्फ जीने के लिए। पर कहते हैं कि हर डिपार्चर फ्रॉम दी रूरल से अर्बन, हर विदाई कमजोर कर देता है उनके याद गांव के बारे में। थोड़ा थोड़ा जो उनके जड़ें हैं वो कमजोर हो रहे हैं एक एक विदाई के साथ। और उनके यादों की बारात छोड़ के आ जाते हैं। और क्लियरेस्ट साइन, उसका निशानी बता रहे हैं घर, खाली घर पड़े हैं गांव में, अबेंडेंड हाउसेस, घर पड़े। बाई सम काउंट्स मोर देन 8 मिलियन स्टैंड एम्प्टी नाउ। 8 मिलियन ऐसे घर पड़े हैं जापान के गांव में, इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन हु नाइदर रिटर्न नॉर रिपेयर देम। बुजुर्ग गुजर गए, उनके बच्चों के नाम पे हो गए घर, पर उनके बच्चे शहर में रहते हैं, ना वो आते हैं ना उसको रिपेयर करते हैं। तो घर ऐसे ही टूटे टाटे पड़े हैं। और एज दी ओल्ड फेड अवे, धीरे धीरे डीके हो रहा है। और जो रूरल एरिया है, गांव है, कंट्री साइड है, धीरे धीरे खोखला हो रहा है। अ लैंडस्केप ऑफ लॉस, पूरा लॉस। द डेमोग्राफिक टाइड इज मर्सीलेस। कोई मर्सी नहीं है। ये डेमोग्राफिक जो वेव चल गया है, रूरल से अर्बन। रूरल जापान बेयर्स द हैवीएस्ट वेट ऑफ एजिंग, क्योंकि जापान का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एज है। आप देखेंगे ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में हाई हाई है। और कहते हैं कि ये जो रूरल एरियाज है, गांव है, इसमें सबसे ज़्यादा ये एजिंग का असर होता है। इन 3 हैमलेट्स, छोटे छोटे गांव में, एवरेज एज इज 65। 65 के नीचे कोई है ही नहीं, ऐसे तीन कई गांव हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। गांव की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी है, पर हमारे यहाँ भी गांव में काफी लोग हैं। हमारे यहाँ बल्कि बच्चे हैं, स्कूल नहीं है। मैंने स्कूल में है तो बोर्ड नहीं है, तो टीचर नहीं है, मतलब हम। पर इनके यहाँ तो बच्चे नहीं है, स्कूल नहीं है, इसीलिए स्कूल नहीं है। और जो दुकानें हैं कुछ है, वो खाली एल्डरली लोगों के लिए ही दुकानें हैं। Farmers work rice fields and orchards alone. Their children long since gone to Tokyo or overseas. खाली टोक्यो नहीं, विदेश भी चले जाते हैं। और वो चीज़ हमारे देश में भी हो रहा है अभी। कई मिडिल क्लास के बच्चे फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं। तो जापान में भी ये प्रॉब्लम है। अभी देखिए, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत पहले ही एज हो गया उनके। मेजोरिटी जो वर्कफोर्स है, जो कि नॉलेज वर्कर्स है, ये है अपना एशियन कंट्रीज से ये। खाली रूरल अर्बन माइग्रेशन ही नहीं है, फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू वेस्टर्न कंट्रीज माइग्रेशन भी है। फार्मर्स वर्क राइस फील्ड्स, फार्मर बुढ़े हो गए फिर काम करते हैं, पर उनके बच्चे उनके पास नहीं है, अकेले काम करते हैं। द रिदम, धुन स्लो हो गया है, धीमा धीमा। एंड इन मेनी प्लेसेस लड़कर आता है। मतलब ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई पॉपुलेशन क्या है, गांव बुढ़ा हो रहा है। एक एक गांव बुढ़ा हो रहा है जैसे इंसान बुढ़ा होता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये महसूस वाली बातें हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा, इंटेलिजेंस कोर के अफसर हैं ये, ऑब्जर्वेशन बहुत रहता है, ट्रेनिंग होता है इनका। और अभी ये एक प्रकार से सामाजिक स्टडीज कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के ये। और उसको हमको भी
और वास्ट इंटेलिजेंस दे रहे हैं क्या हो रहा है। वो हमारे लिए भी एक तरफ से जरूरी है कि हमारे भी समाज ऐसे मोड़ पे आ ही रहे हैं, आ गए हैं और आएंगे। और हमने देखे भी थे कितने लोग थे जब लॉकडाउन में पता चला कि जब पैदल वापिस जा रहे थे अपने गांव, पूरे के पूरे कहते थे कि पार्टीशन में ऐसे मार्च हुआ था। तब पता चलता है कि कितने लोग कनेक्टेड है फ्रॉम द रूरल टू अर्बन, कितना बड़ा ये है कनेक्शन है हमारा। जापान तो और आगे निकल गया क्योंकि ग्लिमर्स ऑफ रिन्यूअल। अब इसके लिए कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं कि गांव को पूरा डिके होने से कैसे बचाया जाए। द करंट ऑफ रेजिलियंस रन डीप, वो कहते हैं जापान में फिर से उठ के खड़े होने की क्षमता है। और इसमें भी कुछ एफर्ट कर रहा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एज चिक्की ओकासी क्योरोकुटाई। वो थोड़ा जापानीज वर्ड है, मैंने कहा था ना अंग्रेजी जापानी। कम्युनिटी रीइंफोर्सिंग कोऑपरेशन को, समाज को, कम्युनिटी को फिर से रीइंफोर्स करने का कुछ कदम उठाए हैं रूरल एरिया को गवर्नमेंट ने। वो क्या करते हैं, यंग लोगों को रूरल टाउन में भेजते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि भाई अर्बन एरिया से आप उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं। सम लीव आफ्टर द टर्म, कुछ साल के लिए भेजते हैं, कई लोग अपना टर्म करके वापिस आ जाते हैं शहर में, बट अदर्स स्टे। और कुछ लोग वहाँ रुक भी जाते हैं गाँव में, चूजिंग टू रीबिल्ड, अपना जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं गांव में। चूज करते हैं, कोशिश क्या, चूज करते हैं जहाँ पे शांति था और बहुत शांति का हैवी हो गया था शाम, काम क्वाइट, वहाँ पे फिर से वो कोशिश करते रह जाते हैं कुछ लोग। देर इज ऑल्सो द जेंटल फ्लो ऑफ यू टर्न, कुछ लोग यू टर्न करके आ रहे हैं। आई टर्न माइग्रेंट्स अर्बनाइट्स वेरी ऑफ कॉरपोरेट लाइफ, जब थक जाते हैं रौनक धौनक से, रैट रेस से, अर्बन एरिया से, सीकिंग सस्टेनेबिलिटी, थोड़ा परमानेंस ढूंढने के लिए, कनेक्शन टू द सॉइल, अपने जड़ों को। तो कुछ लोग यू टर्न करके आ रहे हैं ये कहते हैं। दे सेटल इन फार्म हाउसेज, जो बड़े बड़े फार्म हाउस में टेक अप क्राफ्ट्स, कुछ क्राफ्ट लेते हैं, कुछ हाथ का काम सीखते हैं, कुछ ये स्मॉल स्केल टूरिज्म ये चालू करते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स उनको इंसेंटिव देता है, सब्सिडीज देता है, इवन फ्री अकिया होपिंग टू स्पार्क रिन्यूअल। तो कोशिश करते हैं कुछ सब्सिडी देके गवर्नमेंट। तो फिर कहते हैं द स्पिरिट ऑफ प्लेस, जगह का जो आत्मा है, फॉर ऑल इट्स फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी मतलब कमजोरी, रूरल जापान, जो गांव वाला जापान है, कल्चरल वेलस्प्रिंग है, एक कुआं है कल्चर का हमारा। एंशियंट टेम्पल्स, पुराने मंदिर, सीजनल फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ भी गांव में फेस्टिवल्स होते हैं सब। होली में जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, हमें सब पूरा माइग्रेशन रिवर्स होता है उस टाइम, सीजनल। छठ पूजा में जाते हैं, छठ पूजा बिहार में। तो वहाँ भी सीजनल फेस्टिवल्स, रीजनल क्राफ्ट्स, अलग अलग जगह का क्राफ्ट, खाने का ये फूड्स अलग अलग खाना, लोकल सॉइल, जमीन में, मिट्टी में, और चमकता स्टबन है, काफी जड़े है एंशिएंट कल्चर का। दीज सब कल्चर्स, ये सब कल्चर्स है जापानीज। इंटीमेट प्लेस बाउंड, अलग अलग प्लेस का अलग अलग जो कल्चर है, ये एक कंट्रास्ट बताता है स्लीक ग्लोबलाइज सरफेस ऑफ द सिटी। सिटी में एक ही तरफ का सीमलेस ग्लोबलाइज, और आप गांव की तरफ जाओगे तो अलग अलग आपको एक अलग ही ये मिलेगा, विविड कंट्रास्ट। फॉर ट्रैवलर्स अटेंटिव टू न्यूएंस, जो ट्रैवलर्स है वो अगर बारीकी वाला चीज देख सकता है तो। अब ये तो इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग वाले है, ये हर बारीक का इनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। द कंट्री साइड ऑफर समथिंग दैट नियॉन कैनॉट, जो गांव में कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है, जो कि चमक धमक में नहीं मिलेगा, शहरी चमक धमक में।
एक स्लोअर रिदम, चाल थोड़ा मध्यम चाल, हौले हौले। रूटेडनेस, जड़। सेंस ऑफ इनहेरिटेंस, अपना एक एकता एक प्रकार से। जेस्चर एंड ग्रेन, उनके बॉडी लैंग्वेज से, गांव के उनके जेस्चर से, उनके आपसे जो व्यवहार करते हैं, और ग्रेन उनके खाने में, जेस्चर एंड ग्रेन, उन्होंने उनका अलग खान पान, उससे आपको जो एक आपके जड़ों तक ले जाता है, मिट्टी के जड़ों तक ले जाता है, जो कि शहर में नहीं देखने को मिलता है। ये कहते हैं, जो बारीकी से अगर देखेंगे तो वो अपनापन आपको शहर में शायद ना मिले, ये कह रहे हैं। और ये कहते हैं फ्लोटिंग वर्ल्ड शिफ्ट्स, ये दुनिया जो है ये बहती हुई नदी जैसे है, ये एक जगह रहता नहीं है। तो ये एक उसका ही एक ये है, उदाहरण है कि माइग्रेशन तो होता ही रहेगा, रूरल अर्बन, नदी बहता रहेगा। तो फ्लोटिंग वर्ल्ड शिफ्ट्स, जो दुनिया है वो बहती गंगा जैसे है। फिर भी एक सवाल उठता है कि ऐसे रूरल टेप्स्ट्री एंड्योर एंड अदर जनरेशन, ये जो हमारा रूरल कल्चर है जापान का, दूसरे विदेशों का, ये क्या एक और जनरेशन तक चलेगा, एंड्योर करेगा, अगर कुछ लॉज में चेंज ना किए? लेबर पैटर्न्स एंड लैंड यूज, द ऑड सीम थिन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है जब तक कोई इनहेरिटेंस, जैसे था ना वो, जैसे हमने बताया, जैसे गांव में बुजुर्ग देहांत हो जाता है, घर खाली पड़े हैं, बच्चे जो इनहेरिट करते हैं वो शहर में रहते हैं। तो अगर इनहेरिटेंस दूसरे किसी को दे दे तो शायद वो मेंटेन हो जाए, रूरल हाउसेस, रूरल कॉलोनीज, रूरल पॉपुलेशन। लेबर पैटर्न्स, वहाँ वर्क फोर्स, क्योंकि वर्क फोर्स नहीं है ना, यंग चले जाते तो काम करने के लिए नहीं है खेतों में। तो पर वो कहते हैं कि इसके लिए थोड़े लॉज वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, इनहेरिटेंस लॉज, लेबर पैटर्न्स। थोड़ा कोशिश किया है, जैसे रीइंफोर्समेंट, जो कि यंग लोगों को कंट्रैक्ट दिया जा रहा है, थोड़े समय के लिए गांव में जाके डेवलप करने की कोशिश करें। कहते हैं कि जापान का जो इतिहास है वो एडेप्टेशन वाला है, रेवोल्यूशन वाला नहीं है। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा सोसाइटी, ये कह रहे हैं। तो इन दिस फ्लोटिंग वर्ल्ड वेयर नथिंग इज फिक्स्ड, कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, परमानेंस नहीं है। बैलेंस में येट बी फाउंड अवे, हो सकता कुछ संतुलन आ जाएगा बिटवीन राइस फील्ड, खेतों, चावल के खेतों, एंड टावर्स, शहर के टावर्स, और खेतों के चावल के खेत और टावर में संतुलन आ जाएगा। टेम्पल बेल एंड नियॉन साइन, मंदिरों के घंटी और चमक धमक शहर का। ये इन्होंने एक चैप्टर डिस्क्राइब किया है। उसके अगले चैप्टर में टू पास बोल के एक छोटा स्टोरी, इन्होंने कुछ फिक्शन भी लिखा है इसी बैकग्राउंड पे, माइग्रेशन वाले बैकग्राउंड पे। और इनके जो स्टोरीज 2 पैराग्राफ के हैं, इनके वर्ड्स बहुत कम है, और 2 पैराग्राफ में छोटे छोटे स्टोरीज इन्होंने काल्पनिक लिखे हैं, जो कन्वे कर देता है कि ह्यूमन फैक्टर क्या है। तो मैं जरा कोशिश करता हूँ वो दोहराने का। तो इट वॉज गोइंग टू बी हार्ड स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन आता है समर के पहले, काफी टफ। रिका, रिका एक कोई कैरेक्टर है उसका दिया। तो जब वो स्नो गिरा, फर्स्ट विथड्रू फ्रॉम द फील्ड्स, जब स्नोइंग बंद हो गया, गीफू, लिविंग द सॉइल हैविंग हर फादर्स हैंड्स, वो शायद अपने गांव में गई थी छुट्टियों में, कोई कैरेक्टर सिटी में रहती है। हर फादर्स हैंड्स वंस डेफ्ट विद सीडलिंग एंड स्टूल्स, उसका पिताजी काम कर रहे थे पहले, बड़े फास्ट काम करते थे, धीरे धीरे उनके हाथ में कंपन आ गया, और उनका जो घर था वो थोड़ा और नीचे की तरफ ये हो गया,
लटक गया। वो मदर उनकी, रीका का जो मदर थी, उनको उनको याददाश्त उनका कम होने लगा, डेट वगैरह भूलने लगी, लोगों को पहचानने कम लगी, लोगों को पहचान नहीं पा रही थी। और 27 साल उम्र था रीका का। और उसके जीवन में एक धर्म संकट आ गया। वो टोक्यो में काम करती थी, ब्राइट एंड क्विक, वहाँ पे बहुत फास्ट काम होता था। एंड इधर इनके जो घर था रूरल एरिया में, वहाँ पे उसके एजिंग पेरेंट्स थे, फादर के हाथ कांप रहे थे, मदर की याददाश्त जा रही थी। और ये इन्होंने एक काल्पनिक कैरेक्टर बताए। और दूसरा उन्होंने एक और बताए हैं कि वो अकेली नहीं थी, और एक और कोई शहर में दाइची, दाइची कोई यंग मैन एंड हिज वाइफ मेरिको, उनको भी डिफिकल्ट चॉइस फेस कर रहे थे। दोनों 30 इयर्स के थे, 30s में थे, केयरफुल कैरियर बनाए थे बड़े शहर सेंडाई में कहीं। फिर उनको कॉल आया, दाइची का मदर बीमार हो गई। एंड उनका पिताजी जो था वो अपना फार्म में काम नहीं कर सकता था, एज हो गया था। फैमिली होम जो था वो, उसका कंडीशन बहुत खराब था, और वो कोलैप्स होने वाला था अगर रिपेयर नहीं किया जाए तो, है ना। सो एक, ये दोनों स्टोरी थे। एक कपल था, उनमें से एक का मदर बीमार था, एक का फादर काम नहीं कर सकता, दूसरे का फादर, एक सिंगल लड़की थी, वो भी काम कर रही है शहर में, रीका। उसका फादर का हाथ कांप रहे थे, मदर की याददाश्त जा रहे थे। और एक रात को दोनों मिले डिनर में, ये तीन लोग मिले, रियूनियन डिनर, कोई दोस्त ने, और ओवर प्लेट्स ऑफ ग्रिल फिश एंड इन एक्सपेंसिव साके दे कंपेयर्ड नोट्स। तो आपस में बातचीत करने लगे, भाई ऐसे हमारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है हमारे रूरल एरिया, और थोड़े गिल्ट फील कर रहे थे, गिल्टी, कि हमने कुछ, हम अपना धर्म पूरा पाल नहीं रहे हैं पेरेंट्स की तरफ जो कर्तव्य, गिल्ट फीलिंग, ड्यूटी। एंड जो एक खींच था अपने घर का, जो उनका रूट्स था, जहाँ उनके पेरेंट्स थे, जहाँ। और रीका बोलती है, जो अकेली लड़की थी, बोलता मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस घर चली जाऊँ अपना पेरेंट्स के पास। दाइची जो दूसरा कपल रहता है, दाइची उसका हस्बैंड पूछता है दूसरे कपल का, बट आपके काम का क्या होगा। रीका कहती है मैं फ्रीलांस कर लूंगी, लेटली मैं टोक्यो फ्लैट में, टोक्यो में बिल्कुल मेरे को सुनसान लग रहा है फ्लैट। और जब मैं अपने घर से लौटती हूँ, गिफू गिफू में जो उनका रूरल एरिया में, तो मेरे को और ज्यादा सन्नाटा लगता है, मेरे को और लोनलीनेस फील होता है, अनबेरेबल। और दूसरी जो कपल था, एक एक की लड़की, दूसरा कपल था उसका, मेरी को जो वाइफ थी, वो और उनके हस्बैंड ने इस टाइप का कई विवाद कई हफ्तों से कर रहे थे। ये अकेली इसने बताया, और इन लोग भी यही धर्म संकट में थे कि इनके भी पेरेंट्स एजेड है, दोनों में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है दोनों को। वी कांट गिव अप और जॉब्स, अभी देखिए जॉब्स भी एक होता है। हिज पेरेंट्स टेल अस नॉट टू कम, पेरेंट्स खुद बोलते हैं आप लोग नहीं आओ, अपना फ्यूचर बनाओ शहर में। पर फिर आदमी बोलता है पर वो घर तो गिर जाएगा। फिर मैरी को भाई बोलते जब फिर ठीक है, पर जब वो आपके पेरेंट्स भी चले गए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कैरियर भी गया। अभी देखिए ये सब बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, सामाजिक प्रॉब्लम है। आंसर अकिया एंड अबेंडेंड होम लाइक सो मेनी अदर्स लिंगर्ड बिटवीन देम, तो एक और घर खाली पड़ा रहेगा पेरेंट्स जाने के बाद। ऑर्चर्ड अनटेंडेड,
गार्डन ऐसे ही पड़ा हुआ है, सॉफ्ट रेन ब्लॉसम फ्रूटलेस दिस सीजन, कुछ फसल नहीं उगेगा। तो दोनों ने अपना अपना अलग डिसीजन लिया। जो अकेली लड़की थी रिका, उसने मई में रिजाइन कर दिया, अपना पैकिंग वैकिंग करके और घर चली गई। और वो फार्म हाउस में अपनी चली गई, रूरल एरिया में, पर केबल इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था, बट वो रही। मॉर्निंग्स में वेजिटेबल, आफ्टरनून एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्टेंट क्लाइंट्स, अपना काम घर से कर रही थी रूरल एरिया से। इवनिंग कोक्सिंग अ मदर बैक फ्रॉम फॉग, इवनिंग को मदर को लुक आफ्टर करती है जिसका कि मेमोरी फेल हो रहा था। फॉग में उसका धुंधलापन, उसका याददाश्त जा रहा था, वो कोशिश करती थी मदर का याददाश्त कैसे बातचीत करके कैसे करके। बहुत मुश्किल होता है ये एल्डरली केयर अपने इन लोगों को, इजी नहीं था ये। कई रातों को उसको नींद नहीं आता था, और उनको उसको फील होता था कहीं अपना फ्यूचर ने तो उसने दांव में नहीं लगा दिया, अपना भविष्य। पर उसको एक शांति था कि घर में है, घर में है, पेरेंट्स है, घर में है, दीवार में है ना, मेरे पास माँ है, शशि कपूर बोलता है। ये एक है फीलिंग सब में होता है। ये जो सोशल डिसरप्शंस हो रहे हैं, ये अच्छे से इन्होंने कोशिश किया है, बहुत अच्छे से दर्शाया है इन्होंने। डाइची एंड मैको, दूसरा जो कपल था वो सेंडाई में कंटिन्यूड किया, पैसे भेजते थे घर में, फोन में बात करते थे, बीच बीच में विजिट करते थे घर। और जो उनका घर का छोटा सा फार्म था, वो पहले बार कोई किसी फसल नहीं हुआ क्योंकि कोई काम करने का नहीं था, फिर अपने पड़ोसी को लीज कर दिया। पेरेंट्स का हेल्थ कमजोर होते जा रहा था, हर विजिट में देख रहे थे और कमजोर हो रहा है, और उन लोग को फिर से चिंतित हो रहे थे। और उसकी जो वाइफ थी वो बोलती, वो लॉन्ग टर्म सोच रही थी कि भाई अभी अगर हम शहर छोड़ दिया तो हमको लॉन्ग टर्म में हमको अफसोस होगा, और अगर हम सब यहाँ पे आ जाएंगे तो हम फिर वापस हम वो जा नहीं पाएंगे, और हमारा फ्यूचर। तो दो अलग अलग रास्ते थे। वो रीका जो थी वो आ गई, ये कपल था वो, दोनों मुश्किल थे, दोनों मुश्किल थे। शहर में रह के वो एक चिंता बना रहता है, और यहाँ रह के अपना जॉब का चिंता रहता है। एक साल बाद फिर मिलते हैं इन लोग तीनों, और दाइची थका हुआ लग रहा था, जो मेल था। रिका का हेयर बड़े हो गए थे। मैरी को थी, वो अभी गर्भवती थी, जो कपल की वाइफ। वेट एंड प्रॉमिस इन हर ग्लांस। सो जो प्रेग्नेंट थी उसको वेट भी था, और एक प्रकार से नई आशा भी थी कि एक नया जीवन आ रहा है। मैरी को पूछती है जो कपल की, कि आप इसको रिग्रेट करते कि अपना डिसीजन, वो गांव में जो चली जाती है रिका। तो रीका कहती है कभी कभी, कभी कभी मेरे को अफसोस होता है, और कभी कभी नहीं होता है। और पूछती है आप लोग, यू, वो भी बोलती है कोई राइट चॉइस नहीं है, ओनली द वन यू लिव विथ। ये दो रास्ते हैं, दोनों को चुनना आसान नहीं है। आप जिस रास्ते में हो वही आपके लिए ठीक है। अभी इसका अलग अलग चले गए, दे पार्टेड दैट नाइट, थ्री फ्रेंड्स adrift in a country changing faster than their homes। पूरा समाज ही बदल रहा है ये तो, इनके घर तो एक प्रॉब्लम है, पूरा सामाजिक ये बदलाव आ रहा है। समवेयर फार अवे अनदर फार्म हाउस रूफ बिगैन टू सैग, एक और कहीं दूर और कोई फार्म हाउस का छत नीचे गिरने लगा। तो ये देखिए, ये पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ऑथर का रिफ्लेक्शन ये अभी इन्होंने जो, रणदीप साहू ऑथर हैं, इन्होंने अपना रिफ्लेक्शन दिया ऑन द पेयरिंग, जापान रूरल अर्बन डिवाइड, टू पाथ्स।
दो रास्ते। जापान एज एल्सवेयर द रूरल एंड अर्बन आर नॉट जस्ट ज्योग्राफी, खाली ज्योग्राफी नहीं है, इमोशंस, भाव है, हमारे इमोशंस है, लैंडस्केप है, मेमोरी है, एस्पिरेशंस है, ऑब्लिगेशन है, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य गांव में है, एस्पिरेशन शहर में है। लॉस, दोनों तरफ कुछ हारा, कुछ खोया, कुछ पाया, कुछ खोया, कुछ पाया। ऐसे जापान रूरल अर्बन डिवाइड सब कल्चर्स कंसिडर दिस डिवाइड इन ब्रॉड स्ट्रोक्स, मोटे मोटे तौर पे इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं। डेमोग्राफिक कोलैप्स ऑफ विलेजेस, पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है, एल्डरली रह जा रहा है, यंग लोग चले जा रहे हैं। कल्चर गांव में ही है। एंड द फ्रेजाइल स्पार्क्स ऑफ रिन्यूअल, बीच बीच में कुछ किरणें आती है रिन्यूअल, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को भेजा, वो थोड़े दिन रहते फिर वापस चले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चिंगारी कोशिश कर रहे हैं फिर से इसको रिवाइव करें। शॉर्ट स्टोरीज जो लिखा है इन्होंने, टू पार्ट्स। एक अकेली लड़की वापस चली जाती है गांव, एक कपल रह जाता है शहर में। छोटे मिनिएचर में बताया, वो ब्रॉड बताया ये चेंजेस हो रहे हैं, और एक ये इंडिविजुअल लेवल में ये स्टोरी से ये बताने की कोशिश किया कि इंडिविजुअल जो धर्म संकट कैसे होता है। बिटवीन सिटी का फ्यूचर है, भविष्य शहर में है, और अतीत अपना गांव में है, उसके बीच फंसे हुए हैं लोग। और इसका कोई सरल कोई ये नहीं है, रास्ता नहीं है चुनना। नो इजी सॉल्यूशंस लिखा है। टेंशन ऑफ ड्यूटी अगेंस्ट डिजायर, एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ चाह है प्रोग्रेस का, अच्छे लाइफ का, कैरियर का। एक तरफ कैरियर है, एक तरफ कर्तव्य है। एक तरफ जड़ें हैं गांव में, और एक तरफ मोमेंटम है, रफ्तार है शहर का। तुझको चलना होगा शहर में, मूवमेंट है। और दूसरे गांव में आपके जड़ें हैं, गांव में आपका कर्तव्य है, कैरियर आपका शहर में है। तो ये ऐसे, इन्होंने जो ऐसे लिखा और जो छोटा कहानी लिखा तीन लोगों का, ये एक डिप्टिक लिखा है इन्होंने, एक सेट बनाता है। एक ब्रॉड व्यू देखता है, एक नैरो व्यू देखता है इंडिविजुअल लेवल में। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है, जो कुछ बड़े बड़े सामाजिक बदलाव जो आ रहे हैं या पूरे, उससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, इंडिविजुअल लेवल में क्या असर पड़ता है। और हमको सवाल भी पूछता है कि हम क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, जिस चीज ने हमको बनाया है, गांव में बनाया, पेरेंट्स ने बनाया है, सेव किया, या घर लौटने से हम उसको त्याग मानेंगे, या रिक्लेमेशन मांगेंगे कि हम त्याग नहीं दे रहे हैं, हम उसको क्लेम कर रहे हैं जो कि हमारा है, या दोनों। ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है कि उसका ही में, क्योंकि एक इसमें कैरेक्टर वापस चली जाती है, तो वो रिक्लेम मानेंगे या उसका त्याग मानेंगे या दोनों मानेंगे इन दी एंड। आखिरी में द पेयरिंग डज नॉट सीक टू आंसर द डिलेमा, कहते हैं कि ये जो इन्होंने लिखा है ऐसे और दो स्टोरी है, ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, ये खाली इसको ऑनर कर रहे हैं। ऑनर कर रहे हैं मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये है समस्या, और समस्या है, उसको समझ को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े समस्या है उसके कुछ आसान हल भी नहीं मिलते हैं, आसान रास्ते भी नहीं मिलते हैं। पर ये समस्या है, ये टेंशन है, ये फ्रिक्शन है, ये कन्फ्लिक्ट है और शायद रहेगा। तो अब बहुत इसमें देखा जाए तो ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल सोशल प्रॉब्लम है, ये सोशल चेंजेस हैं। आइसोलेशन, लोनलीनेस, दोनों तरफ लोनलीनेस, जो शहर में लोनली हो जाते हैं,
जो रह जाते पीछे उनमें लोनलीनेस। और अभी तो कंट्री के अंदर नहीं, अभी तो ग्लोबल माइग्रेशन हो रहे हैं। ईस्टर्न कंट्री से वेस्ट में जा रहे हैं वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी यंग पॉपुलेशन तो कम है। तो ये, आज हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।